सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा नाजरीन, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो बड़ा अच्छा लगता है माँ बाप को जब वो चलना शुरू करता है। चलते चलते जब गिरता है, फिर गिरने के बाद फिर चलता है या पहला लफ्ज़ बोलता है, अम्मा कहता है, बाबा कहता है, दादा कहता है, दादी कहता है, नानी नाना जो भी कहता है, वालिदैन की जो खुशी है वो दीदनी होती है। और वालिदैन बड़ी खुशी से बड़ा इस तरह लोगों को बता रहे होते हैं कि देखें जिसने वर्ड बोला, बल्कि बच्चे को बार बार कन्विंस करते हैं। बच्चा होता है मूडी कि अभी अभी कोई आया है तो आप बोल के दिखाओ, लेकिन बच्चे के मूड पे डिपेंड करता है कि उसका मूड है कि वो खाला को या पुप्पो को बोल के दिखाना चाह रहे हैं तो बोल के दिखा देते हैं, वरना नहीं। अच्छा, जो पहली दरसगाह होती कहते हैं वो माँ की गोद होती है। जो भी चीज़ माँ सिखाती है बच्चे को, बच्चा वो सीखता है। स्कूल में वो बाद में जाता है, जिसको हम कहते हैं प्री स्कूलिंग बच्चे की चल रही है अभी। आजकल तो 3 साल के बच्चे को स्कूल में भेज दिया जाता है। पहले हमारे वक्तों में रिवाज था कि 4 साल तक, 4.5 साल तक हम लोग स्कूल नहीं जाते थे। लेकिन बहरहाल ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आप बच्चे को भेजते हैं, वो उस एज में लर्न करता है चीज़ें। अच्छा, अभी तमाम बातें करने का मकसद क्या नाज़रीन, ज़रा गौर से सुनिएगा। बच्चे की जो एज, जिसको हम कहते हैं टीन एज होती है 19 तक, उससे भी कम अगर हम आ जाए कोई 10 साल की उम्र तक, बच्चा जो चीज़ें सीखता है, जो उसकी मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं, वो सारी ज़िंदगी वो भूल नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोग ज़रा रिकॉल करें, बचपन में हम बहुत फिल्में भी देखते हैं, ड्रामे भी देखते हैं, सब मदर्स देख रही होती हैं, वुमन जो हाउस वाइफ्स होती हैं। मेरी मदर एक हाउस वाइफ हैं, वो ड्रामास देखती थी, पीटीवी के उस ज़माने में रिवाज था, तो हम भी साथ बैठ के देखते थे। मैंने जो भी बचपन में फिल्में देखी या मैंने बचपन में जो ड्रामे देखे, यकीन जानिए मुझे एक एक सीन याद होगा, मुझे डायलॉग्स याद होंगे, मुझे तमाम चीज़ें याद होगी। लेकिन जब बड़े होने के बाद वो चीज़ें देखी, शायद ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई, मसरूफियत इतनी ज़्यादा हो गई, या हम लोगों के जब ज़िंदगी में कोई एक मिशन होता है या हम अपने करियर को लेकर बड़ा सीरियस होते हैं, फिर हमारी ज़िंदगी है, फिर मैरिड लाइफ होती है, तो बंदा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाता है। तो शायद हम मूवीज़ को या ड्रामास को उस तरह नहीं देख पाते कि हमें एक एक सीन याद रह जाए। यानी बचपन की जो यादें होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू जब हम दूसरी अगर कंपैरिजन करें अपनी जवानी की यादों के साथ। अब इसी तरह बच्चे की जो पहली दरसगाह है वो होती है माँ की गोद, या आपके घर में आपको जो तरबियत मिलती है। स्कूल में जाके हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन आप अक्सर की बात नोट करेंगे कि स्कूल तो एक है, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं, बहुत ज़्यादा फीस वो ले रहे हैं लोगों से, इवन छुट्टियों की फ़ीस भी माफ़ नहीं की जाती। लेकिन हम कहते हैं तमाम बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन तमाम बच्चों के बिहेवियर में, कॉन्फिडेंस में या उनके एटीट्यूड में बड़ा फ़र्क है। टीचर तो एक ही है, स्कूल तो एक ही है, इदारा तो एक ही है, वो फ़र्क होता है घर का माहौल, कि आप अपने घर में क्या सीखते हैं और घर में आपको क्या सिखाया जाता है। अब फॉर एग्जांपल, बच्चे को सबसे बड़ी बात, यानी अगर मेरा कोई बच्चा हो तो मैं सबसे पहले ये सिखाऊंगी कि बड़ों का एहतराम आप पर लाजिम है। आपके बड़े हैं, आपके बुज़ुर्ग हैं, आप उनका एहतराम करें, हद से ज़्यादा एहतराम करें। जब कोई बड़ा हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, कभी कभार चिड़चिड़ा भी हो जाता है, क्योंकि अटेंशन चाहते हैं ना बेचारे बुजुर्ग। हम उनका एहतराम करेंगे, अगर वो चिड़चिड़ी बात करेंगे तब भी हम एहतराम करेंगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बड़े होते हैं, जवान होते हैं, तो वालिदैन कोई कॉर्नर कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। लेकिन ऐसे बच्चों की क्या अपनी फैमिली में भी या अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में कोई इज्जत होगी? लोग आपके मुँह पर कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि लोग आपकी इज्जत नहीं करते, लोग आपसे डरते हैं, आपकी ज़बान से डरते हैं, आपके एटीट्यूड से डरते हैं। वो आपसे डर के मारे, खौफ के मारे आपके आगे अपने लफ्ज़ सी लेंगे, ज़बान बंद कर लेंगे, लेकिन अपने घर में बैठ के आपके बारे में बात करेंगे कि इसने अपने माँ बाप के साथ अच्छा नहीं किया, इसका ये सलूक अपने माँ बाप के साथ अच्छा नहीं है, जेड़ा अपने माँ प्यो दा नहीं बना उन्हें साडा की बनना है। ऐसी ऐसी बातें भी होती हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे होंगे, याद करें। अब ये तमाम बातें करने का मकसद क्या है? रियासत हमारी माँ है, हमारी रियासत, हमारे रियासती इदारे हमारे लिए एग्जैक्टली बुजुर्ग हैं। जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि तुम्हारे दादा दादी, नाना नानी, उनके बहन भाई, नानी माँ की बहन भी नानी माँ, दादाबू के भाई भी दादाबू, बड़े लोग फुफ्फो हैं, चचा हैं, ताया जान हैं, खाला हैं, कोई भी है, कभी कोई बुरी बात भी कर दे तो बड़ों की बातें बुरी नहीं होती, वो समझा रहे होते हैं, हम शायद समझ नहीं पा रहे होते हैं। तो बड़ों का एहतराम हम पे लाजिम है, लाजिम है, लाजिम है, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। और हम जब दिल से बड़ों का एहतराम करते हैं
तो यकीन जानिए कभी हमें उनकी कोई बात बुरी भी लग जाए, बुरी नहीं कहेंगे, हमारे मिजाज से बिल्कुल एंटाई कह लें कि हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं होगी तो हम उसको समझ नहीं पाते, तो हमारा रिएक्शन देना बनता नहीं है। अगर हम खामोशी से बिल्कुल सर झुका लेंगे तो यकीन जानिए उन बड़ों के नज़र में भी हमारी इज्जत ज़्यादा होगी और बाहर वाले लोगों की नज़र में भी हमारी इज्जत ज़्यादा होगी। सही कहेंगे यदि माँ ने इस बच्चे की तरबियत की खूब की थी है, आप अच्छी तरबियत दिखाएं अपनी। इसी तरह रियासती इदारे आपकी माँ हैं, आपके बुजुर्गों की तरह। कोई भी अपने रियासती इदारों के बारे में प्रोपेगेंडा कैसे कर सकता है? आज मेरा तमाम पाकिस्तानियों से सवाल है, कोई भी अपने रियासती इदारों के बारे में फजूल किस्म का प्रोपेगेंडा कैसे कर सकता है, फजूल किस्म की तशहीर कैसे कर सकता है? खा आप कुछ लोगों को इकट्ठा करके शुरू हो जाएं, एक छोटा सा एक ग्रुप बना लें, या फिर सोशल मीडिया पे आप इस तरह के काम शुरू कर दें, या बहुत से लोग माजरत के साथ, कहूंगी इंतहाई माजरत के साथ, किसी का नाम लिए बगैर, किसी का, बहुत से लोग हमारी फील्ड में भी हैं जो कि रियासती इदारों को टारगेट करते हैं। इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के वो रियासती इदारों को टारगेट करते हैं। उनको सिर्फ इतना पता है कि अवाम उनको सुन रही है, तो चले इस बहाने ही सही हम रियासती इदारों के खिलाफ अपना जहर उगलना शुरू कर दें। तो आज मैं खुले अल्फाज में आपको बहुत कुछ बताऊंगी, खुले अल्फाज में बिल्कुल अलग अलग आपको बताऊंगी। अच्छा नाज़रीन, मुझे अपना बचपन याद आता है। आज का शो बड़ा इंजॉय करेंगे, आपसे बहुत सी यादें शेयर करूंगी। मुझे अपना बचपन याद आता है कि मेरी मदर, क्योंकि हमने अपनी माँ से सीखा पैट्रियोटिक फीलिंग्स होती क्या है, मैं अपनी मदर को देखती थी कि जब भी मिली नगमे गाए जा रहे होते थे, जैसा कि मुझे याद है, ए राहे हक के शहीदों, वफ़ा की तस्वीरों, ए पुत्र हटाते नहीं बिक दे, तो मेरी अम्मा ज़ारों का तार रोना शुरू कर देती थी। और शायद मैंने ये चीज़ अपनी मदर से सीखी। और मेरी अम्मा को क्या चीज़ रुलाती थी? मुल्क के लिए पैट्रियोटिक फीलिंग्स। ये चीज़ मुझे अपनी माँ से मिली कि मैं भी अब क्या करती हूँ कि जैसे कोई मिली नगमा चलता है, लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मैं फील करती हूँ, अपने मुल्क के लिए फील करती हूँ। मेरे सामने एक बिल्कुल फिल्म चल जाती है कि शहीद जो बॉर्डर्स पे शहीद होकर आए, किसी का बेटा, किसी का शौहर, किसी का बाप, वो क्या कैफियत थी कि मुल्क के लिए इतना जज्बा था कि तमाम रिश्तों को, ज़िंदगी की प्लानिंग, करियर, सब कुछ साइड पे छोड़ दिया और मुल्क के लिए शहीद हो गए। क्या प्यारी सी फीलिंग्स होंगी ना, क्या रुतबा है उन शहीदों का। वाकई हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हम जैसे लोग जो आराम से अपने घर में चैन की नींद सोते हैं और ये बॉर्डर्स पे खड़े होते हैं हमारी हिफाजत करने के लिए। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम जो थे कितने ज़्यादा थे, बताएं आज हम लोग क्यों महफूज हैं, हमारा मुल्क क्यों महफूज है? ये पूरा क्रेडिट जाता है पाक फ़ौज को। मुझे याद है परेड्स जब होती थी, मखसूस दिनों में परेड्स, तो हम लोग टीवी के आगे बैठ जाते थे सुबह सुबह उठ के कि अच्छा अब हम देखेंगे। बड़ी अच्छी अच्छी फीलिंग्स है, तमाम घर वाले सिखाते हैं, मैं बड़े सिखाते हैं। लेकिन जो लोग पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बाकायदा एजेंडा कर रहे हैं, सोचें आपके ज़हन में कोई सेकंड ऑप्शन आती हो जो मैं बता रही हूँ, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं आएगी। जो मैं कहूँगी आपके ज़हन में वही आएगा नाज़रीन कि कौन है जो इनको उकसाता है। क्या ये दुश्मन के हाथों में नहीं खेल रहे? क्या जब ये पाक फ़ौज के खिलाफ बातें करते हैं, पाक फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, क्या ये दुश्मन को राज़ी नहीं कर रहे? क्या इन्होंने दुश्मन से पैसे नहीं पकड़े? क्या ये दुश्मन के साथ वफादारियां नहीं निभा रहे? क्या है ऐसा कि ये लोग पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ जहर उगलने पर आ गए और लोगों को उकसाने पर मजबूर कर रहे हैं कि लोग भी इनके जैसे सोच डेवलप करें? क्यों, हम क्यों करें? ये पहला क्लिप ज़रा चलाइएगा। आज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने, और क्या शहजादे लगे हैं, क्या सच्ची बातें की, खरी बातें की, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। ये पहला क्लिप जरा मुलाहिजा कीजिएगा। करतुलैन पहला क्लिप चलाइएगा। जनरल साहब आपने बहुत अच्छी बातें की आसिफ गफूर साहब, लेकिन आपने कहा कि वो सच बोल के दिखाएं ना। F-16 का मामला कि हमारा तो कोई F-16 गिरा ही नहीं है और अमेरिका के साथ इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अमेरिका बता देना आके कुछ स्टेटमेंट देते अमेरिका की जानिब से कहा जाना कि जी हमारे F-16 तैयारे पूरे हैं। ये बहुत बड़ा एक कहते हैं ना कि किसी को चपेट मारना बहुत बड़ा स्लैप है इंडिया के मुंह पे अगर वो महसूस करें। लेकिन जनरल साहब वो सच कैसे बोलें? उनका नाम जनरल आसिफ गफूर साहब नहीं है, उनके मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है। उनको सच बोलना आता ही नहीं है, उनको ट्रुथ के स्पेलिंग तक नहीं आते होंगे। ये वो लोग हैं जो सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं कि हुकूमत, उनकी एस्टैब्लिशमेंट, उनके तमाम इदारे, रियासती इदारे, उनका मीडिया सर से पांव तक झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। मैं अलल अलान आज ये कहती हूँ और इसकी वजह क्या है? पहली वजह जरा नाज़रीन गौर से सुनिएगा। जाहिरी बात है पाकिस्तान को धमकियां लगाते हैं। पाकिस्तान जब 1947 में बना नाज़रीन,
7 से ज़्यादा दहाइयाँ हो चुकी हैं, अब 8वीं दहाई होने वाली है, मतलब 8 डिकेड्स हो जाएंगी ना 80 साल होने पर। अब 7 डिकेड्स हो चुकी हैं पाकिस्तान को बने हुए। वो मुल्क पाकिस्तान को आज तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। कितना मुश्किल था ना पाकिस्तान इंडिया में से निकाल लेना, इतना बड़ा टुकड़ा निकाल लेना, जो हमारा खूबसूरत मुल्क है पाकिस्तान, उनको ये बात हजम नहीं होती है। वो पाकिस्तान को अपने से छोटा साबित करने पे तुले रहते हैं। वो हर वक्त कहते रहते हैं जी पाकिस्तान रकबे में हमसे छोटा है, पाकिस्तान इकोनॉमी में हमसे छोटा है। अब ये मुल्क ने उनको ना कुछ चने चबवा दिए पाकिस्तान ने, जिसको वो छोटा समझते। दर हकीकत हम उनसे बड़े हैं, क्योंकि हमारा ज़र्फ उनसे बड़ा है। एरिया से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कौन कितना बड़ा है, ज़र्फ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन कितना बड़ा है। फिर प्लानिंग उनकी कैसी प्लानिंग थी कि बड़ा दावा करते थे, इतना बड़ा मुल्क, इतना पावरफुल मुल्क, और तैयारे फ्लाई करते सारी गिर जाते हैं। ऐसे मुल्क को तो शर्म आनी चाहिए। लानत नहीं तुम लोग के झूठों पर। मैं इंडिया से मुखातिब हूं, बड़े झूठ बोलते हो, बड़े दावे करते हो, फिर सही जगह साई हुई ना तुम लोगों की कि अमेरिका तक को बताना पड़ा कि हमारे F-16 तैयारे पूरे हैं, और तुम लोग के अपने MiG-21, तुम लोग के अपने नरेंद्र मोदी को बताना पड़ा कि MiG-21 तो किसी काम का ही नहीं है। आपकी अपनी फिल्में तक बन चुकी हैं MiG-21 तैयारों पर। आमिर खान ने एक फिल्म बनाई थी, मेरे ज़हन से नाम निकल के, शायद रंग दे बसंती, उसमें बताया गया था क्या टॉपिक था उस फिल्म का, जरा देखें। और वो फिल्म जो है, आई थिंक अगर मैं नाम गलत ले रही हूं तो आई एम रियली सॉरी, मैं ज्यादा मूवीज नहीं देखती, लेकिन आमिर खान ने एक पिक्चर बनाई थी और उस पिक्चर में उसने आपके तैयारों की कलई खोल के रख दी थी कि MiG-21 तैयारे कितनी खस्ता हाली का शिकार है कि जाते ही गिर जाते हैं। पहली चीज इनको शर्मिंदगी है, एक चीज ये पाकिस्तान को हजम नहीं कर पाते। दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा धमकियां लगाते थे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। पहले इन्होंने मजाक उड़वाया सर्जिकल स्ट्राइक का, झूठा दावा करके अपने को मुतमईन नहीं कर पा रहे थे। आर्मी चीफ इनका कार्टून नुमा करैक्टर है, पता नहीं टाइटैनिक की हीरोइन का वो हैट कहाँ से उठा लाया सेल से। बिपिन रावत जिसका नाम है, फिल्मों में काम करने का शौकीन था, भगोड़ा था, स्कूल छोड़ के भाग गया था। कैसा कैसा बैकग्राउंड है जिनको ये आर्मी चीफ बना देते हैं। ये तो इनके हालात हैं, इनके तो मुल्क में बड़े तरस आता है किस तरह के लोगों को आर्मी चीफ के तौर पर सामने ले आए हैं। गुजरात के कसाब को 2002 में जो गुजरात का कसाब था उसको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ, आगे भी जितवाना चाह रहे हैं। इनके मुल्क में तो तरस आना चाहिए। ये तो तरस की कैफियत में दूसरों के बारे में बातें करते, अपने गिरेबान में झांक कर देखते नहीं है। पहली चीज ये शर्मिंदा थे ये कि हम क्या दावे करते रहे, और पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में हमारे पाकिस्तान के जवानों ने इनको मजा चखाया। इनसे वो शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही। तो फिर जनरल साहब आप बात कर रहे थे, ये क्या करेंगे बेचारे अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए, जो मुंह कहीं छुपा के बैठे हुए हैं, चूहे जैसा बिलों में चले जाते हैं। डेफिनेटली अब लोगों का सामना तो करना, तो झूठ बोल देते हैं, कह रहे हमने भी किया था। फिर बताएं ना, कोई तस्वीर दिखाएं, कोई इमेज दिखाएं। आजकल तो वाकई मोटरसाइकिल कहीं लग जाए, साइकिल लग जाए, कोई चिंची रिक्शा कहीं लग जाए तो तस्वीरें सामने आ जाएंगी। सबके मोबाइल में कैमरास होते हैं। आप लोग तो वहां नीचे जाके बाकायदा शूट करते हैं, पूरी फिल्म शूट करते हैं कि देखिए हमने गिराया, एक एक पुर्जा दिखाते हैं वहां का, कौन सा F-16 गिराया था तुम लोगों ने। सिर्फ अपना इमेज खराब किया और कुछ नहीं। दूसरी बात, दे आर कॉम्प्लेक्स्ड। ये एहसासे कमतरी का शिकार हैं भारतीय इंडियंस, एहसासे कमतरी का शिकार है, क्योंकि इन पर मुसलमानों ने कई साल हुकूमत की थी और ये डरते हैं, ये घबराते हैं मुसलमानों से। और पाकिस्तान से क्यों घबराते? क्योंकि पाकिस्तान का मुतालिबा एक मुसलमान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो अनथक कोशिशें थी। अल्लामा इकबाल किसको याद नहीं होगी, इनको भी याद है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अल्लामा इकबाल ने लिखा था, क्योंकि तब वो हिंदुस्तान में रहते थे। इस बात पे बहुत से लोग कंफ्यूज ना हो जाए। उनको ही आज तक मानते हैं कि क्या जज्बा था जो अल्फाज की फॉर्म में वो दिखाते थे। और वो अल्लामा इकबाल, वो कायद आज़म, हमारे बावजूद जिन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी, स्ट्रगल की और पाकिस्तान बना के दिखाया। इस्लाम के नाम पे मुतालिबा हुआ था इस पाकिस्तान का, लिहाजा पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों से, एक एक बच्चे से डरते हैं। ये तो हम जैसे एंकरों से डरते हैं। जरा यूट्यूब तो खोल के देखें कि हमारे प्रोग्राम्स को इनके यूट्यूब पे 20-20 चैनल्स अपलोड कर रहे होते हैं डिफरेंट नामों के साथ उनमें मिक्सिंग करके पता नहीं क्या क्या तसल्ली बख्श जवाब दे के हमारे वीडियोस को ये लोग बनाते हैं, वहां पर बाकायदा मेहनत करते हैं घंटों लगा के, उसके बाद उनको अपलोड करते हैं। ये तो हम जैसे एंकर से डरते हैं। तो सोचिए कि हमारी फौज से, हमारे सिपाहियों से कितना डरते होंगे, कितना घबराते होंगे, शेक करते होंगे ये लोग। इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि जनरल आसिफ गफूर साहब ने ताल्लुकात की बात की कि अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, तो पूछ लेना जरा। बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने बड़ा हिट किया इस बात को। ताल्लुकात की बेसिस पे तो बेचारे परेशानी का शिकार है कि हमारे ताल्लुकात बकाया जो ममालिक, बाकी ममालिक हैं या खित्ते के जो हमारे ममालिक हैं, उनके साथ अच्छे क्यों हो रहे हैं। इनको चुभ रहा है हमारे ताल्लुकात का बेहतर होना। फिर आपको याद होगा अफगानिस्तान के मामले में जब अमेरिका की जानिब से, सुपर पावर की जानिब से इमरान खान साहब को, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब को खत लिखा गया कि हमें आपकी मदद दरकार है, हमें आपकी मदद चाहिए। तो सोचिए, नरेंद्र मोदी को, बिपिन रावत को, तमाम इंडियंस को, इंतशार फैलाने वाले इंडियंस को, पाकिस्तान से नफरत करने वाले इंडियंस को तो नींद नहीं आई होगी उस दिन कि अरे अमेरिका की जानिब से पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को खत लिखा जाना
और दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए ताउन के लिए पूछा जाना, क्योंकि हमें तो दहशतगर्द कहते हैं। अब कोई दहशतगर्द कभी भी दहशतगर्दी ख़त्म करने में ताउन कर सकता है, इसी बात में इन लोगों के लिए डूब मरने का मुकाम है। बेसिकली अपने कॉम्प्लेक्स को ख़त्म करते हैं और पाकिस्तान को ये आज तक हज़म नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा क्लिप चलवाइएगा ज़रा कुरतुल। बहुत प्यारी बात, ये बहुत अच्छा डिसीजन, और मेरे ख्याल से इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। अगर कोई इस डिसीजन के बारे में कोई नेगेटिव बात करेगा सोशल मीडिया पे कहीं पे भी, तो आई डाउट कि उस बंदे का जो जहनी तवाज़ुन है उसके कंट्रोल में होगा या फिर नहीं होगा। उलमा कराम मुत्तफ़िक़ हैं, बहुत अच्छी बात। और हेट स्पीच नहीं होगी, ये तो बेस्ट बात है जो आपने किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इसके साथ साथ सिलेबस होगा बाकायदा, उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। ये बहुत ही प्यारी बात है। लेकिन आसिफ गफूर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कुछ उलमा के नाम पर ऐसे लोग हैं जो कि आलिम दीन बने फिरते हैं, जिन्होंने अपने नाम के आगे मौलाना लगाया हुआ है। और मैं किसी से नहीं डरती, मैं अल-ऐलान बात करूँगी, मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात कर रही हूं। ऐसे लोग, उनके बारे में प्रोग्राम किया हमने कुछ दिन पहले, और लिटरली जब हम लोग प्रोग्राम करते हैं, बोल न्यूज आपको हर मिनट की खबर देता है बगैर किसी से लिफाफा पकड़े। ये बात अब घर बैठे नाजरीन भी बताते होंगे कि हम हर पार्टी से पूछते हैं, अरे भाई ये कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, करके जाओगे कहां? हम जवाब लेंगे आप लोगों से। हम उस अवाम की यहाँ पे बैठ के नुमाइंदगी करते हैं। इस प्रोग्राम में जरदारी साहब हो, पीपल्स पार्टी हो, बिलावल भुट्टो, जिसको भी आप कहते हैं, उसके बाद नून लीग हो या कोई भी पार्टी पीटीआई हो, हम किसी को नहीं छोड़ते, हम सबसे बात करते हैं। तो लफाफा कहां से पकड़ोगा? हमने बहुत से लोग जो एजेंडे इस तरह के अपने चला रहे होते हैं। मुझे सिंपल बताते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं जनरल साहब, ऐसे मौलाना का हम क्या करें जो मुल्क को इस्लाम के नाम पे मुल्क को यूज करते हैं, अपने एजेंडे के लिए यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की हरकत करते हैं, आए दिन रियासती इदारों के बारे में बातें करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। फिर मुझे यकीन नहीं आता, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले प्रोग्राम किया और बेशुमार लोगों ने मेरे खिलाफ एक ट्रेंड चलाया और बहुत से लोगों ने वीडियोज़ बनाई और अजीबोगरीब सी गुफ्तगू की। मैं सिंपल ही जानना चाह रही हूँ कि मैंने तो सिंपल बात ये की थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लाम के नाम पर आते हैं सामने और करते क्या हैं। कश्मीर कमेटी का हमने हवाला दिया, कश्मीर कमेटी के वो चेयरमैन रहे, क्या किया? कश्मीर को आज़ाद करवा लिया। क्या किया? क्या सिर्फ पैसे का ज़िया, मरात इंजॉय किया सब कुछ, लेकिन कि वज़ीर के लेवल के मरात ली पीपल्स पार्टी के दौर में भी, नून लीग के दौर में भी। अब चूँकि उनके पास कोई वजारत नहीं है, कुछ है नहीं, स्टूल तक नहीं है अपोजिशन करने के लिए, तो अब उनके अंदर का जो गुस्सा है वो लावा बन के बाहर आता है और वो आए दिन तनकीद करते हैं रियासती इदारों पर भी और हमारी सिटिंग गवर्नमेंट पर भी। आप किसी वज़ीर आज़म को अजीबोगरीब से टाइटल्स देना शुरू कर दें, कभी यहूदी का लक़ब देना शुरू कर दें, कभी इसकी पर्सनल लाइफ में जाना शुरू कर दें, ये भी बड़ी अनएथिकल बात है। तो ऐसे लोग, आज मेरी रिक्वेस्ट है इस प्लेटफॉर्म से कि ऐसे लोग जिनके नाम के आगे मौलाना लगे, प्लीज़ वो जो मौलाना आपके नाम के साथ लगा हुआ है ना, किस्मत ने लगा दिया, आपकी माँ की दुआ से लग गया, उस मौलाना का एहतराम कर लिया करें आप। आज मैं मौलाना फजलुर रहमान और उस टाइप के तमाम लोगों से मुखातिब हूँ कि कहते हैं ना कि किसी की दाढ़ी हो, किसी की लड़ाई हो जाए ना, तो किसी की दाढ़ी तो लोग कहते हैं तुम्हारी दाढ़ी है, मैं तुम्हारा एहतराम कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा एहतराम कर रहा हूँ। कोई किसी भी सुन्नत को फॉलो करता है तो हम उसका एहतराम करते हैं बतौर मुसलमान, हम लड़ाई नहीं करते उसके साथ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों के नाम के आगे मौलाना आता है, किसी के नाम के आगे मौलाना फजलुर रहमान साहब को मैं एग्जाम्पल बना के सामने रख रही हूँ, तो आप एहतराम करें इस लफ्ज़ का जो किस्मत की तरफ से आपके साथ लग गया, और हमें भी अपना एहतराम करने दें, खुदा का वास्ता है। क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से इस नाम के साथ लोगों ने नेगेटिविटीज़ मंसूब करना शुरू कर दी और अफसोस होता है। मौलाना बहुत प्यारा नाम है, बहुत प्यारा वर्ड, किसी के नाम मौलाना लग जाए, प्लीज़ ज़रा ख्याल कीजिए। अगला क्लिप चलाइएगा कुरतुल। बहुत प्यारी बात की इन्होंने, और आगे जाके हमारे पास क्लिप है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्होंने सुनी, उन्होंने आगे भी एक बड़ी प्यारी बात की है जाके कि हमने इनके साथ हमेशा हाथ हल्का रखा, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि अगर ये बहुत ज़्यादा सख्त भी होते हैं, कोई गलत बात भी करते हैं, गलत अल्फाज का भी इस्तेमाल करते, तो आप इनके साथ अपना हाथ हल्का रखें, यानी रवैया बड़ा सॉफ्ट रखें। इससे प्यारी बात क्या होगी? इस एक जुमले में डिफाइन कर दिया उन्होंने कि पाक फौज कितनी प्यारी फौज है, हमारे पाकिस्तान की फौज, उनका एटीट्यूड कितना सॉफ्ट है, वो कितना कामली, कितने सॉफ्टली आप लोगों को हैंडल करें। ये जो पीटीएम है, बताएं, आज मैं पूछती हूँ किसके एजेंडे पे आप लोग काम करें? ज़रा आप पाकिस्तान की फ़ौज को बुरा भला कहते हैं, पाकिस्तान की फ़ौज की कुर्बानियों को क्या आप भूल चुके हैं? आप लोगों के बच्चों के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी इन पाक फौज के जवानों ने, क्या आप भूल चुके हैं? आपकी तकलीफ़ अपनी जगह होगी, आपके साथ कुछ अगर गलत हुआ होगा या आपके अंदर एक एहसास महरूमी होता है या कोई कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में चीज़ें जो बाहर निकल रही हैं, वो अपनी जगह होगी। लेकिन आप देखें, आपके इदारे आपके साथ खड़े हैं, आप पाक फौज के खिलाफ एजेंडा क्यों कर रहे हैं? आपको जो मसाइल हैं आप बात करें, टेबल टॉक करें। इस तरह एजेंडा करना, मुल्क के खिलाफ आप आगे इंतशार फैलाने के लिए, दिस इज़ नॉट द वे। और आप अगर किसी और के हाथों में इस्तेमाल हो रहे तो यकीन जानिए फिर आप पाकिस्तान से भी मोहब्बत नहीं करते हैं। और मुझे मज़हब की जितनी समझ आई है,
जो बंदा मज़हब को समझता है वो अपने मुल्क से भी उतनी ही मोहब्बत करता है जितना अपने दीन से मोहब्बत करता है। मैं जितनी मोहब्बत इस्लाम से करती हूँ उतनी ही मोहब्बत मैं पाकिस्तान से करती हूँ। हमारा मुल्क हमारी पहचान है, हमारा मुल्क हमारी आइडेंटिटी है। हमारे आईडी कार्ड पे मज़हब लिखा होता है ना, मेरे आईडी कार्ड पे लिखा है मज़हब, रिलीजन इस्लाम, और साथ ही क्या लिखा है, नेशनैलिटी पाकिस्तान। मुल्क इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी नेमत है। जाके पूछे उन लोगों से, अबाओ अजदाद हमारे, अगर कोई जिंदा हो, कोई 90 साल का हो, 95 साल का, 100 साल से बड़ी एज के भी बुजुर्ग आपको मिलेंगे कि क्या हालात थे जब हिजरत करके आए थे पाकिस्तान में। क्या होता था, दिल्ली से ट्रेन चलती थी, दिल्ली से, और लाहौर में जब आती थी कुली, कोई पुराना कुली आपको मिल जाए जो 90 साल का हो, 95 साल का हो, जब पाकिस्तान बन रहा था उस टाइम पे वो 15, 20, 18 साल का हो, अब भी आपको कोई बुजुर्ग मिल जाए, उनके बच्चे मिल जाए, वाकयात सुनाते हैं रो रो के, ज़ारो कतार रोते हैं कि ट्रेनों में से लाशें निकलती थीं, कोई जिंदा निकल जाता था तो बड़ी बात होती थी कि अरे इसमें से कोई जिंदा भी निकल आया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये मुल्क बहुत बड़ी नेमत है। खुदारा मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि पाकिस्तान के साथ लॉयल रहें, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस किया जाए, लेकिन पाकिस्तान के साथ लॉयल रहें, पाकिस्तान के इदारों के साथ लॉयल रहें। अपनी प्रॉब्लम इस तरह बताएं ना कि ये तो ना लगे कि आप किसी दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं। अपनी प्रॉब्लम इस तरह डिस्कस करें कि ये तो ना लगे कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ आप एजेंडा कर रहे हैं। जो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ एजेंडा करेगा, ये पाकिस्तान के इदारों को बुरा भला कहेगा और दुश्मन के मुंह में अल्फाज डालेगा, यकीन जानिए। ये जो मैं पाक भारत टाकरा करती हूँ हर जुमे के दिन इसी प्लेटफॉर्म से, जब मैं किसी इंडियन पढ़े लिखे जर्नल से बात करती हूँ, जनरल्स आते हैं हमारे प्रोग्राम में, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वहाँ के सहाफ़ी होते हैं, आपको पता है वो क्या ताना मारते हैं। सबसे पहले वो बलोचिस्तान और पश्तून का नाम लेना शुरू कर देते हैं कि जाके उनको तो संभालें, फिर मोदी की बात कीजिएगा। दिल दुखता है, तकलीफ होती है मुझे, फिर मैं उनको बताती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। पश्तून भी खुश हैं हमारे यहाँ, बलोचिस्तानी भी हमारे यहाँ खुश हैं, तमाम बलोच खुश हैं, तमाम लोगों का मुल्क पाकिस्तान है। हमारे यहाँ तमाम लोगों के साथ बराबर का सलूक रखा जाता है, हम सब पाकिस्तान है। प्लीज़ निकल आए इस बात में से बाहर। उसका बहुत बड़ा मैं मुद्दा इल्ज़ाम ठहराऊंगी सियासतदानों के। बहुत से सियासतदान हैं जो सिर्फ पंजाब की बात करते मर जाएंगे, बहुत से सियासतदान सिंध की बात करते चले जाएंगे, बलोचिस्तान की बात करते चले जाएंगे, केपीके की बात करते चले जाएंगे। अरे आप लोगों के मुंह से पाकिस्तान सुनने के लिए मैं तरस गई हूँ। पाकिस्तान की बात कौन करता है? किसी ने कभी कहा कि सिर्फ पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान? फिर सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक हमारे जो सियासतदान है, आपसे बेहतर तो मुशर्रफ साहब रह गए थे। सिर्फ इस पॉइंट पे कहने जा रही हूँ, जो कहते थे सबसे पहले पाकिस्तान। तो आप लोग कैसे जमहूरी लोग हैं जिनके मुंह से मैंने पाकिस्तानी सूबा, मेरा सूबा, तुम्हारा सूबा, इसका सूबा, उसका सूबा, ये सब कुछ सुने। प्लीज अब भी सुधर जाएं, वरना ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त अगर हम मुल्क की मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो उसका भरपूर अंदाज़ा पाकिस्तान के आवाम को भी हो चुका है। पाकिस्तानी कौम मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत के साथ बेशक खड़ी है, लेकिन जब हर वक्त हुकूमती और अपोजिशन के अराकीन एक दूसरे पर तनकीद करेंगे और सिर्फ तनकीद ही करेंगे तो फिर आवाम क्या करेगी? बेचारी मायूस हो जाएगी और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और जब इस तरह की बहरानी कैफियत पैदा होती है तो फिर हम सहाफ़ी अपना किरदार अदा करते हैं, वो भी वो सहाफ़ी जिसका ज़मीर जागा हुआ है, और हुकूमत की तवज्जो उन मसाइल की जानिब मबजूल करवाते हैं जिनसे वो आंखें छुपाती दिखाई दे रही होती है। अच्छा, कल ही मेरी नज़रों से मुश्ताक सुहेल साहब का एक कॉलम गुजरा जिसमें उन्होंने मौजूदा हालात की बेहतरीन तरीके से मंजरकशी की थी। अच्छा जी नाज़रीन, अपोजिशन हुकूमती अरकान से खेल रही है, हुकूमत तमाशे कर रही है, कानून साज इदारों में गालम गलोच, नौबत एक दूसरे के गिरेबान खींचने तक, पकड़ने तक पहुंच चुकी है। ये कैसी जमहूरियत है? ऐसी जमहूरियत है तो सोचना होगा। खेल तमाशों में 9 महीने गुजर गए, कौमी और सूबाई असम्बलियों में कोई काम का बिल पास हो ही नहीं सका। 9 माह में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने, असम्बलियों की बागडोर बेबी अराकीन के हाथों में है। संजीदा अराकीन सर पकड़े बल्कि दिल थामे तमाशा देख रहे हैं। कौमी असम्बली में हुकूमती बेंचों से मुराद सईद और अपोजिशन से बिलावल भुट्टो जरदारी की मिली जुली आवाज़ों में तकरीरें सुनने का अपना ही मज़ा है। एक की उर्दू सही नहीं है, दूसरे की अंग्रेज़ी, या मैं कहता हूँ कि दोनों मिलावट शुदा उर्दू बोलते हैं। तो आप लोग अग्री करेंगे, बात करें मुराद सईद साहब और बिलावल भुट्टो साहब की। एक की तकरीर में ऑक्सफोर्ड वाली इंग्लिश की चाशनी और दूसरे के खिताब में पत्थर बरसाती सख्ती, जैसे अपोजिशन को शायद भाई साहब संसार करने निकले हैं। एक के पास करप्शन की गोलियां, दूसरे के पास ना अहली के बॉम्ब।
एक तरफ के अरकान सिर्फ डेस्क बजाने, जबकि दूसरी जानिब के हरीफ स्पीकर का घेराव करने, एजेंडे की कॉपियां फाड़ने, ऐवान में धरना देने या फिर वॉकआउट के लिए घरों से आते हैं और फिर अपना काम करके अपना एजेंडा पूरा करके लौट जाते हैं घरों को। घर जाके चाय पानी पी के सो जाते होंगे। लाखों की तनख्वाहें, करोड़ों की मरात, अरबों के असासे और बैंक बैलेंस, उस पर गरीबों की हालत सुधारने के बुलंदों बाग दावे, रियासत मदीना के नारे, लेकिन अवाम को फिर भी कुछ हासिल हुआ नहीं। क्या ये होते हैं अवाम के नुमाइंदे? क्या ऐसे चलता है निज़ाम? मैं सिर्फ ये कहूँगी कि शर्म इनको मगर नहीं आती, शर्म इनको मगर नहीं आती। अच्छा नाज़रीन, संजीदा जो तज्ज़ियाकार हैं या अहले दर्द कह दूँ, वो इस तूफ़ान बदतमीज़ी को पूरे सिस्टम के लिए ख़तरा करार दे रहे हैं काफ़ी अरसे से, और ऐवानों में पहुँच गए। ये जाने क्या सोच कर चले गए। ज़बानों पर काबू नहीं है, दूसरों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल नहीं है, एहसासात और जज्बात मजरूह करने, दूसरों को ज़लील करने में आर नहीं है। जवाब दिया जाए तो बर्दाश्त नहीं होता, 10-15 इकट्ठे बोलते हैं। हालात की मॉनिटरिंग हो रही है, लोग अपने लोगों को बता रहे हैं कि जिसको भी आग लगाने का हुनर आता है, क्या लगाने का, आग लगाने का हुनर आता है, वही ऐवान सियासत में नज़र आता है। अच्छा नाज़रीन, ऐवानों का क्या हाल है कि नए आने वालों में 2-4 को छोड़कर सब जो बेबी अरकान हैं, कहने को उम्र 40-50 साल, लेकिन लहजे में शोखी, रवैया बचकाना, लहजे तलवार, तेवर तेज़ धार खंजर का वार, बस नहीं चलता। वरना ऐवान के हर इजलास में पता नहीं क्या क्या कुछ देखने को मिले। और तो और ये अमल अभी शुरू नहीं हुआ, बल्कि गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में जब मौजूदा हुकूमत, आपको याद होगा, अपोजिशन में थी, तब भी क्या ये सब कुछ नहीं होता था? यही सब कुछ होता था। जिनको यकीन नहीं आ रहा, उनको यकीन दिलाने के लिए कुर्रतुल-ऐन ये ज़रा क्लिप चलाइएगा जी। तो देखा आपने, ये कौमी असम्बली है जहाँ एक जानिब बजट पेश किया जा रहा है और दूसरी जानिब का मंजर आपने खुद देख लिया था। और आज का हाल भी कुछ अलग नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जोश खिताबत, या अगर मैं स्लिप ऑफ टंग कह दूँ, उससे बिलावल भुट्टो को साहिबा कह दिया, तो क्या हुआ ये ज़रा देख लीजिए। अच्छा व्यूअर्स, आपने एक क्लिप देखा, कामों पर तनकीद और इस्लाह अपनी जगह, लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी इस तरह की बातें क्या ज़ेब देती हैं? इन्हें इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि जब ये बातें इस तरह की करेंगे खान साहब, तो फिर ऑपोजिशन को चैन मिलेगा, उनको मौका मिलेगा, ईंट का जवाब वो पत्थर से देंगे और कोई भी मौका वो हाथ से जाने नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब इसके जवाब में रिएक्शन तो आना ही था, और बिलावल ने फिर क्या कहा, ज़रा ये भी क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए। अच्छा व्यूअर्स, आप लोग अग्री करेंगे मेरी इस बात से, सेकंड करेंगे मेरी राय को, कि हमारे जो अभी निज़ाम है इस वक्त, उसमें क्या है जी, नफ़रत है और सियासी मुखालफत नहीं है, बल्कि ज़ाती दुश्मनी पनप रही है, जो कौमी सियासत के लिए इंतहाई ख़तरनाक और सिस्टम की तबाही का भी बाइस बन सकती है। तकरीरें करते हुए जो हमारे लीडर्स हैं, इनके मुंह से मुझे तो इस तरह महसूस होता है, और आप लोग भी यकीनी तौर पे मेरी राय को सेकंड करेंगे, कि इनके मुंह से शायद आग के शोले उगल रहे होते हैं, और ऐसे लगता है जैसे आतिश फिशा लावा उगलने वाला। कौमी असम्बली के स्पीकर ये जो जाती हमले जब हो रहे होते, इतनी मासूमियत से बैठे होते हैं, मुझे बड़े भोले से लगते हैं कि वो भोले ही लगेंगे ना बेचारे, जब इस तरह की सिचुएशन कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं। और क्या करते हैं जी, वो जाती हमलों को हज़फ करते करते बेचारे बिलाखिर थक ही गए हैं। सिंध असम्बली में एक दूसरे पर लानतों तक नौबत आ गई, एक दूसरे को लानतें फेंकी जा रही हैं, भेजी जा रही हैं, नौबत हाथापाई तक पहुँच गई। ज़रा क्लिप देखिएगा। अब देखें नाजरीन, ये सिंध असम्बली का हाल है। चंद रोज़ पहले आपने देखा होगा, आपके सामने मामला आया होगा कि पीपी रुकन जो कुलसूम चांडी, उन्होंने पीटीआई रुकन को क्या किया था जी, हेडफोन दे मारा था। और वो क्योंकि बातें कर रहे थे, सारी बातें बिलावल के बारे में, बातें ऐसी कर रहे थे, जिस लफ्ज़ का आपने इंतखाब किया, उन्होंने रिएक्शन दिया, उन्होंने हेडफोन मारे, दोनों खैर अपनी जगह गलत थे। उसके बाद तहरीक इंसाफ के जो MPA हैं, वो अपने तहरीक इंसाफ के भाई को नहीं समझा रहे कि भाई साहब आप किसी को डिफेक्टेड कहेंगे तो इस तरह का रिएक्शन तो आएगा, कोई हेडफोन मारेगा, बल्कि उनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए, किसी को तंज करने के लिए हेलमेट पहनकर आ गए कि जब हम बोलेंगे, जब जहर आप उगलेंगे तो सामने से जिनका लीडर है, इस तरह की बातें आप करेंगे तो जाहिर बात है कोई भी चीज़ उठा के आपको मार दी जाएगी। बहरहाल दोनों अपनी जगह गलत है, PPP वाले भी, उनका रिएक्शन भी गलत है, और PTI वाले भी यहाँ पे गलत हैं। डेप्यूटी स्पीकर बोले कि भाई आप मोटरसाइकिल पर नहीं बैठे हैं, जिस पर सबने क्या किया, हंसना शुरू कर दिया। अब मुझे बताया, वही बात सोच रहे होंगे जो मैं कहने लगी हूँ, क्या ये जगह मजाक के लिए बनी है? क्या अवाम की किसी को कोई परवाह है? इन ऐवानों में जो लोग बैठे हुए हैं, ज़रा पूछें, पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। अवाम आप लोगों से बददिल पता क्यों है, बल्कि मुतनफ़िर तक हो चुकी है। मुतनफ़िर लफ्ज़ का मायने ज़रा देखें जाके डिक्शनरी में, लुगत में, क्योंकि आप लोगों का जो रिएक्शन है ना, आप लोग खुद अपने दुश्मन हैं। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं कि सिंध असम्बली में क्या चल रहा है, पंजाब असम्बली में क्या चल रहा है, इसको फिक्र है, उसको फिक्र है। कौमी असम्बली में आप लोग जो हरकत करते हैं ना, कई दफ़ा कार्टून्स वाली हरकत कर जाते हैं, कई बार इतने नॉन सीरियस होते हैं, और खुद गर्जी तो कूट कूट के भरी होती है मैक्सिमम लोगों में। आप लोग जो हरकत करते हैं, क्या अवाम पागल है?
अवाम जाहिल है, शऊर नहीं है उनके पास, अक्ल नहीं है, दिमाग नहीं है, आंखें नहीं है, दो अदद कान नहीं है, क्या सुनते नहीं है, सोच नहीं रखते हैं, उनको सब पता है। आपकी इन हरकत पे आप मुझे बताएं कि अवाम अपनी राय आपके बारे में क्या बनाती होगी? क्या कर रहे हैं आप? कौन सा मजाक सूझा हुआ है आप लोगों को जो आप लोगों को ख़त्म ही नहीं हो रहा है? मुझे असल शिकवा है कि इन मुकद्दस ऐवानों में जहाँ अवाम के इन मुंतखब नुमाइंदों को अवाम की फलाह के काम के लिए चाहिए कि वहाँ बैठे में काम करें, सोचें, इसके लिए आखिर कोई मनसूबाबंदी होगी क्या? कोई इस मामले को ठीक करेगा, सीरियस लेगा? क्योंकि इन ऐवानों की जो कार्रवाइयाँ हैं वो हमारे बच्चे भी देखते हैं, हमारी ख़वातीन भी सुनती हैं। क्या असर पड़ता होगा? क्या इस तरह की गुफ्तगू करना एक महज़्ज़ब माशरे के अफराद को ज़ेब देता है? बिल्कुल ज़ेब नहीं देता। और अब हमारा सेगमेंट मत समझो हमने भुला दिया। और अब आज की आखिरी बात यही करना चाहूँगी कि रफ्तार से ज़्यादा अगर कोई चीज़ मायने रखती है तो वो है समत, जिसको गलतुल आम में लोग सिमत भी कहते हैं, बहरहाल सही वर्ड होता है समत। रफ्तार से ज़्यादा मायने समत इसलिए रखती है नाज़रीन कि समत आपको मंजिल तक लेकर जाती है। अगर समत ठीक नहीं होगी और सिर्फ रफ्तार होगी तो वक्त तो ज़ाया होगा ही, बल्कि आप भटक भी सकते हैं। तो अपनी डायरेक्शन का ख्याल रखिए, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर स्पीच। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।